हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा स्टार्ट कर चुके थे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, जहां पर हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। आज हम एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। तो आज का डिस्कशन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा with electric field intensity due to a point charge। एक पॉइंट चार्ज के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। आपको याद होगा सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे होते हैं। एक टेस्ट चार्ज वो होता है जिसे इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने एक प्लस क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे प्लेस कर दिया, तो ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में विद सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। तो दिस इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो आपको फॉर्मूला याद होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और हमने टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगलेक्ट करने के लिए लिमिटिंग केस ऑफ Q नॉट टेंड्स टू 0 भी रखा था। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज F अपॉन Q नॉट। जहां से मैंने एक बात और बताई थी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है उसे आप QE के फॉर्म में याद रखें। फोर्स इज इक्वल्स टू QE, इस हिसाब से याद रखें। अगर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा होगा। अच्छा, अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला बताइए। अगर मैंने कह दिया इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज K कैपिटल Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। और आप डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। Q नॉट से आप डिवाइड कर दीजिए। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी वो बचेगी KQ बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ बाय r स्क्वायर। मोटे-मोटे रूप में अब आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल Q के। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिटेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो उसी सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। सो रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। जैसे मेरी कैपेबिलिटीज कोई जज करना चाहेगा तो वो कैपेबिलिटीज मेरे ऊपर डिपेंड करेंगी। फाइन, आपकी कैपेबिलिटी कोई जज करना चाह रहा है तो वो कैपेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। उसी तरीके से उस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, किसी और पे नहीं। डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज ओनली, नॉट ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगी। अगली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेराइज इनवर्सली एज r स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो घटती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये अपन पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, इसके अलावा एक बात जो और याद रखनी है आपको, वेक्टर फॉर्म। इसी चीज में हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर इस r को देखें तो ये r अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं एक्चुअली यहाँ वेक्टर ऐसे लगाऊंगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं KQ अपॉन r स्क्वायर, और डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अभी डायरेक्शन कहां होगी? ध्यान से देखिए, यहां पर ये कैपिटल Q क्या कर रहा है? इस Q नॉट को रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में तो मैंने ये r लिया है, तो यहाँ देखिए इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ r, तो r का यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा KQ अपॉन r स्क्वायर इनटू r अपॉन r का मैग्नीट्यूड। तो ये नीचे कितना हो जाएगा? ये नीचे बन जाएगा KQ बाय r क्यूब और r वेक्टर।
अब ये आर वेक्टर क्या है? ये तो आ गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण ये सब बातें हो रही है। तो याद रहे ये आर क्या होता है? आर इज द पोजीशन वेक्टर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जानी है विद रिस्पेक्ट टू जहां पर सोर्स चार्ज लोकेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर क्या होता है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, या फिर आप कह दीजिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में ये आर वेक्टर होगा। आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्मेट। फाइन, ये आर वेक्टर आपको पता होना चाहिए। अब एक बात और याद रहे, हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव नेचर का है। अच्छा, जैसे मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, जब भी अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। लेट अस से अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है जो कि -2 माइक्रोकूलम का है, ठीक है, वो लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड एट पॉइंट लेट अस से 2,2,1। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए एट सम पॉइंट 1,3,4। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए और आपसे पूछ लिया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए। कैसे निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? वेक्टर फॉर्म में ही निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? k/r³ और यहाँ पर r वेक्टर आएगा। ये r वेक्टर क्या है? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू जहां पर सोर्स चार्ज मौजूद है। तो r वेक्टर यहाँ पर एक्चुअली देखिए कितना होगा, जिस पॉइंट पर फील्ड निकाली माइनस जहां पर सोर्स चार्ज रखा गया। तो इसे मुझे लिखना चाहिए i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेस्ट चार्ज और द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द सोर्स चार्ज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आप माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। तो ये हो गया आपका r वेक्टर। देखो r वेक्टर तैयार हो चुका है। r का मैग्नीट्यूड निकालना है। r का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √1² + 1² + 3²। तो r का मैग्नीट्यूड हो गया √11। r का मैग्नीट्यूड भी पता चल चुका है। याद रहे, जब भी वेक्टर साइन, वेक्टर फॉर्मेट की बात हो रही होती है वहां पर चार्ज को उसके साइन के साथ रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k is actually 9 × 10⁻⁹ into चार्ज q, q हो गया -2 × 10⁻⁻6। r पोजीशन वेक्टर रखेंगे, पोजीशन वेक्टर है -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और अपॉन में r के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो √11 का होल क्यूब। तो ये जो फॉर्मेट है ये चीज आपको देगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट गिवन पॉइंट। एक छोटी सी बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखें तो k क्या होता है? 1/4πε0 q/r²। k q/r²। अब अगर मैं कह दूं कि आपने इस पूरे सिस्टम को किसी मीडियम के अंदर डाल दिया, तो मीडियम के अंदर, इन द मीडियम के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ e' हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन मीडियम। उस एप्सिलॉन मीडियम को क्या लिख सकते हो? k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा 1/k हो जाएगा, 1/4πε0 q/r²। और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E0। तो E' जो है वो हो जाएगा E0/k। सेम ऐसी चीज फोर्स में भी होती थी। आपको याद होना चाहिए कि नेट फोर्स जो है वो बदल जाता था। नेट फोर्स कितना हो जाता था? F0/k। whereas मीडियम की वजह से जो फोर्स आता था वो आता था F0 1 - 1/k ब्रैकेट में। फाइन, तो ये सारा डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर ग्राफ कोई बनाना चाहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन r के साथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, यहां पर अगर मैं कह दूं यहां पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है
तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, इस तरीके से आप ग्राफ बना लेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। छोटी छोटी चर्चाएं मैं और कर लेना चाहता हूं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है तो इस पे फोर्स QE लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वेयर फोर्स इज इक्वल्स टू QE। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उठी उसी डायरेक्शन में फोर्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा -E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू कैपिटल E। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लग जाएगा? पीछे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन can be applied, principle of superposition can be applied to electric field as well। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, मान लीजिए एक हेक्सागन था, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन था, जिसकी साइड जो थी वो थी स्मॉल ए जो थी इसकी साइड थी। सारे साइड्स जो हैं वो ए हो जाएंगे। मान लीजिए कि मैंने कुछ चार्जेस रख दिए। अब चार्जेस किस तरीके से रखे? मान लीजिए कि एक चार्ज रख दिया यहाँ पर Q, एक रख दिया यहाँ पर -Q, एक चार्ज मैंने रख दिया +Q यहाँ पर, एक चार्ज मैंने रख दिया -Q यहाँ पर, और एक चार्ज और रख दिया +Q यहाँ पर। मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। पॉइंट O पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, आप सिंपली कर सकते हैं इसे। इस चार्ज के कारण पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मेरे शब्दों को गौर से सुनिए, नोट कीजिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है उस पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम कर रहे होते हैं। तो पॉइंट O पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते हुए चल रहे हैं। तो ये कैपिटल Q क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, व्हिच इज इक्वल्स टू KQ अपॉन A²। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, ये सारे साइड्स जो है, कोई भी सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो कॉर्नर है वो A डिस्टेंस पे ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इट विल बी KQ अपॉन A²। तो किस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, अब -Q के कारण देखिए, ये -Q के कारण पॉइंट O पर, अब सोच के देखिए, अगर पॉइंट O पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो ये -Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, कितने से? KQ/R² से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला चार्ज भी इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसी डायरेक्शन में, KQ/A²। ठीक है, ये वाला Q इस पॉइंट O को यहाँ रिपेल करेगा। बस इतना ध्यान रखा करो कि जिस चार्ज पार्टिकल को देख रहे हो और जिस पॉइंट को देख रहे हो ना, उस पॉइंट पर मान लो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही हो वही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये वाला Q इसको यहाँ रिपेल कर रहा है, ये वाला -Q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास 2E मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला +Q क्या करेगा? इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा E के साथ। तो अब अगर अपन देखें कि क्या क्या मिल रहा है हमें, तो एक E यहाँ मिल रहा है, एक 2E यहाँ पर मिल रहा है, एक 2E यहाँ पर मिल रहा है, सच दैट ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री ईच हैं। ठीक है, तो बस अब आपको करना क्या है, 2E cos 6 यहाँ पर आ जाएगा, 2E cos 60 और ऊपर आएगा 2E sin 60। इसी तरीके से इस 2E को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2E cos 60 और यहाँ आ जाएगा 2E sin 60। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी उस पॉइंट पे? नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, राइट हैंड साइड में आ जाएगी। कितनी? 2E cos 60 प्लस 2E cos 60 प्लस ये वाला E ब्लू वाला जो अंदर छुप गया है ना, तो ये बचेगा E प्लस 2E cos 60 टू टाइम्स। cos 60 कितना होता है? हाफ होता है, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 3E which is 3KQ/A²। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो कि राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। ठीक है, इतना मैं समझता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। इसी में एक और सवाल मैं कराना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से नंबर लाइन है, एक तरीके से,
ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इक्वल्स टू 1 पे एक q चार्ज रखा हुआ है, फिर हमने x इक्वल्स टू 2 पे एक माइनस q चार्ज रखा, फिर x इक्वल्स टू 4 पे एक और प्लस q चार्ज रखा, फिर x इक्वल्स टू 8 पे फिर हमने एक माइनस q चार्ज रखा। ऐसे हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को प्लेस कर दिया। सवाल आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। इस पॉइंट O पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, चलिए बहुत आसान तरीका है, जानते हैं आप लोग। ये वाला Q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, ये वाला माइनस Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस Q रिपेल करेगा। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर आप क्या करें, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम कर लें। ये माइनस Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके कारण फील्ड यहाँ, इसके कारण राइट हैंड साइड, इसके कारण लेफ्ट हैंड साइड, उसके कारण राइट हैंड साइड एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो नेट फील्ड जो होगी उस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं। ठीक है, जो ये लेफ्ट डायरेक्शन है पॉजिटिव मान लिया मैंने, तो ई नेट जो है वो हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर। ठीक, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के क्यू अपॉन 2 स्क्वायर, फिर ये वाला फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस के क्यू अपॉन 4 स्क्वायर, फिर माइनस के क्यू अपॉन 8 स्क्वायर। इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी। देखिए के क्यू को मैं कॉमन ले ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 अप टू सो ऑन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ जीपी। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है विद द कॉमन रेशियो ऑफ -1/4। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r। a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो। तो a फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया, 1 माइनस कॉमन रेशियो दिस डिवाइड बाय दिस या दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 1/4, माइनस 1/4। तो 1 प्लस 1/4 इज 5/4, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये बनेगा के क्यू इंटू 5/4। के को क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4/5। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये बनेगा क्यू अपॉन 5 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास इस डायरेक्शन में। ये नेट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस मैग्नीट्यूड की। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लीजिए एक थ्रेड था, थ्रेड से एक बॉल को कनेक्ट कर दिया अपन ने, बॉल का मास m है और उसके ऊपर जो हमने चार्ज दे रखा है वो q है। सडनली आप क्या करते हैं, सडनली आप एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E को स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होगी क्या होगा, ये इस पार्टिकल पे इनिशियली तो क्या हो रहा था, mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, टेंशन जो है वो अपवर्ड लग रहा था, सब कुछ बैलेंस था। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई और क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे एक प्लस क्यू वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने लगेगा, जिसके कारण ये थोड़ा अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा और डिस्प्लेस होके यहाँ कहीं आ जाएगी ये बॉल। ठीक, मेरा पहला सवाल जो है आपसे वो यही है कि फाइंड आउट द एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में एंगल बता दीजिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो चुका है मतलब सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रखा है। चलिए बना लेते हैं, मान लेता हूं कि ये जो इक्विलिब्रियम एंगल है वो थीटा हो गया। कितना है इक्विलिब्रियम एंगल, थीटा। तो देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो लग रहा होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स और एक लग रहा होगा qe हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आराम से यहाँ पर लग रहा होगा, एक टेंशन वाला फोर्स जो है वो इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। अब आप चाहे तो रिजॉल्व कर दीजिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, टेंशन को रिजॉल्व कर दिया, यहाँ आ जाएगा t cos थीटा, यहाँ आ जाएगा t sin थीटा। बैलेंस कर दीजिए फोर्सेस को तो t sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय qe और t cos थीटा जो है उसे किसने बैलेंस कर दिया, mg ने। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जब दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा बराबर QE अपॉन mg। tan थीटा is equals to QE upon mg so that theta is the equilibrium angle which is tan inverse QE by mg। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, ये जो है वो इक्विलिब्रियम एंगल है। ठीक है, लेकिन ऐसी ही
प्रॉब्लम हमने 11th स्टैंडर्ड में की थी कि एक तरीके से आपको याद होगा कि कार्ट में व्हीकल में कार में किसी के अंदर अपन ने पेंडुलम इस तरीके से सस्पेंड किया था और जैसे ही आपने उसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया था तो यही इसी टाइप से हम करते थे। यहाँ एक सूडो फोर्स आ जाता था ma, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है एक इक्विलिब्रियम एंगल पे होता था। कंसेप्ट हम यही यूज करते थे। लेकिन उसके बाद एक सवाल और बनता था इस पे कि होता क्या है कि अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है लेकिन पार्टिकल यहाँ रुकता नहीं है। पार्टिकल अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और थोड़ा ऊपर जाएगा। तो मेरा सवाल यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा यही है, फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल के रिस्पेक्ट में ये मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्ट होके जा सकता है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए लेट अस से इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, ठीक है, ये हो गई इसकी इक्विलिब्रियम वाली थीटा वाली, है ना, इससे भी अभी ऊपर जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट तक कहीं पर ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को मैंने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट किया है? फाई से। देखिए हुआ क्या, यहां पर लग रहा था QE, नीचे लग रहा था mg, ठीक है। अब इसके कारण ये वहां तक डिफ्लेक्ट हो गया। हम कैसे करते थे? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो इसमें फोर्स जीरो हो गया, जैसे SHM में होता था। ऐसा ही तो होता था SHM में भी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो जाता था? फोर्स जीरो हो जाता था। लेकिन क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकता था? नहीं, वो रुकता नहीं था, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकता था। तो ये ऐसा ही केस है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब है यहाँ पर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, मैं सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे रहा हूं। इसकी जो लेंथ है वो L है। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। देखिए कैसे लिखते थे वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस plus work done by pseudo is equals to change in kinetic energy plus change in gravitational potential energy plus change in spring energy। ठीक है, यहाँ पर spring नहीं है, हटाइए। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव वाला वर्क भी नहीं है, हटाइए। सूडो वाला वर्क भी नहीं है, हटाइए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यहाँ पर हमारा जो एक्सटर्नल है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसने ये वर्क किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क कितना किया? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो क्योंकि कांस्टेंट लग रहा है QE के बराबर, तो फोर्स लिख दिया मैंने QE, और डिस्प्लेसमेंट बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फोर्स लग रहा था हॉरिजॉन्टल में, तो डिस्प्लेसमेंट भी लूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और आई शुड से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये L है, ये फाई है। तो देखिए ये पोर्शन तो हो गया L cos फाई और ये पोर्शन हो गया L sin फाई। ये वाला डिस्प्लेसमेंट L sin फाई हो गया। ठीक है, तो QE मल्टीप्लाइड बाय L sin phi इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर इनिशियल भी जीरो थी, फाइनल भी जीरो हो गई, जीरो प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली चेंज हुई है, पहले बॉब यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया है। कितनी हाइट इसने गेन कर ली? आप जान सक रहे हैं कि हाइट कितनी गेन की। ये टोटल लेंथ L थी, जिसमें से ये फैक्टर है L cos phi, तो ये हो गया L1 minus cos phi। L में से L cos phi माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh फाइनल माइनस h इनिशियल। इसी को अगर मैंने रेफरेंस मान लिया है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, mg इनटू L1 माइनस cos phi। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे आपस में। देखिए क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, क्या क्या चीज आपको कैंसिल होती हुई दिख रही है? केवल L कैंसिल होता हुआ दिख गया। ठीक, यहां पर लिख रहा हूं QE into sin phi equals to mg into 1 minus cos phi। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आगे। QE into sin phi को लिख सकते हैं 2 sin phi by 2 cos phi by 2, है ना, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। और यहां लिखूंगा mg 1 minus cos थीटा को लिख सकते हैं 2 sin square थीटा by 2। This becomes 2 sin square phi by 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin phi by 2 से एक sin phi by 2 चला गया, cos phi by 2 नीचे ले आइए, mg को उधर ले जाइए, तो क्या बनेगा? यहां पर आपको बनता हुआ दिखेगा tan phi by 2। tan phi by 2 equals to QE divided by mg। So this becomes QE divided by mg।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाई बाई टू इज टेन इनवर्स ऑफ क्यू ई बाई एम जी, या फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। आप समझ पा रहे हो, तो टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी ही थीटा है। तो ये जो फाई आया है ना हमारे पास, ये आया है 2 टाइम्स थीटा, तो ये जो फाई है वो डबल है। तो आप समझ गए होंगे अब क्या था, आपकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली थी। देखिए ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन थी नई वाली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आ गई। अब इसी रेफरेंस या इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल जो है इधर भी जा रहा होगा थीटा एंगल, और थीटा एंगल पीछे भी आ रहा होगा, और इन जनरल वो इसी के अबाउट क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। तो इसी में नया सवाल जो बन जाता है वो यही बनता है कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इससे पूछ सकते हैं आपसे कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम भी बता दीजिए। तो कैसे निकालिएगा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, बहुत आसान है। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, होता है सिंपल पेंडुलम के लिए होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, नहीं जी इफेक्टिव, एल बाय जी इफेक्टिव। तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव जी लेना होता है, ठीक। अब इफेक्टिव जी कैसे लेंगे, देखिए इस पर क्यू इधर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, तो नेट जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये जो नेट डायरेक्शन में लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg इफेक्टिव इक्वल्स टू नेट फोर्स इक्वल्स टू इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। कैसे लिखूंगा, qe का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। मैं एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो आपके पास जो g इफेक्टिव निकल के आएगा, g इफेक्टिव आ जाएगा अंडर रूट ऑफ qe स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, या फिर आप m को अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा qe बाय m का होल स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर। ये हो गया g इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव रख दीजिए, रूट के अंदर एक और बार रूट जी स्क्वायर प्लस क्यूई बाय एम का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान, ठीक है। कभी कभी इसी में एक और वेरिएंट आ सकता है। अब वो वेरिएंट किस हिसाब से आ सकता है कि देखिए मान लीजिए कि ये सिंपल पेंडुलम ऐसे ही था, ठीक है, मास m था, चार्ज q था, लेंथ l थी, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर देते हैं। क्या करते हैं, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसको चालू कर देते हैं। तो बताइए इस केस में जी इफेक्टिव क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव लिख देंगे जी माइनस जो एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, कितना लगेगा, QE बाय m, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन हो गया। इस केस में जी इफेक्टिव ही हो गया। अच्छा, कभी ऐसा भी किया जा सकता है कि पेंडुलम ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे चालू कर दी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में जी इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा। कितना होगा, जी भी नीचे लग रहा है और QE बाय m भी नीचे लग रहा है, तो जी इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ जी इफेक्टिव घट गया, यहाँ जी इफेक्टिव बढ़ गया, दोनों केस में यहाँ जी इफेक्टिव डाल दीजिए और टाइम पीरियड पे इफेक्ट आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ball is in equilibrium at angle theta, you have to find out the charge and the tension in the string, ठीक है, चार्ज और टेंशन निकालना है। मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, a I कैप प्लस b j कैप। फाइन। अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, ये थीटा एंगल पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। अब आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या फोर्सेस लगते हुए दिखेंगे, एक तो लग रहा होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, और क्या लग रहा होगा, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी कुछ फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स है, एक I में है और एक J में है, ठीक है। मैंने कह दिया लेटर से ये I कैप है हमारा, ये J कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक तो फोर्स लगेगा QA I कैप डायरेक्शन में, FE सॉरी F इक्वल्स टू QE, तो F इक्वल्स टू QE इस डायरेक्शन में और F इक्वल्स टू QE प्लस J कैप में, मतलब एक Q into B जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। तो ये सारे फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कुछ ऐसा है ना, इसका कुछ कंपोनेंट x में है और कुछ कंपोनेंट y में है। बहुत आसान सी बात है, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, रिजॉल्व कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा t cos थीटा, यहाँ आ जाएगा t sin थीटा।
तो t sin थीटा किसको बैलेंस किए हुए है, t sin थीटा qa को बैलेंस किए हुए है, और t cos थीटा प्लस qb जो है वो mg को बैलेंस किए हुए है। t cos थीटा प्लस qb इज बैलेंस्ड बाय mg, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं t cos थीटा इज mg माइनस qb। अब आप रेशियो लीजिए, रेशियो लेंगे तो आपके पास आएगा tan थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू QA अपॉन mg माइनस QB। यहां से आप चार्ज Q के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जो चार्ज Q आ जाएगा वो आ जाएगा mg tan थीटा अपॉन a प्लस b tan थीटा अपॉन a प्लस b tan थीटा। फाइन, यहां से चार्ज Q आ जाएगा। और अगर आपको टेंशन भी इवैल्यूएट करनी है तो क्या कीजिए, ध्यान से देखिए इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी mg sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन a प्लस b tan थीटा। बस, बहुत ही आसान। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, q की वैल्यू यहां रख दीजिए और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। इस टाइप की बॉल वाले इक्विलिब्रियम वाले सवाल आपको आ जाने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। अभी ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ फॉर पॉइंट चार्जेस। अब हम पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ स्टडी कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ जब हम स्टडी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इस डायरेक्शन में मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो x है, x पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर x नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब मैं भी इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट करके चलूंगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इस ओरिजिन पे ही प्लस q चार्ज प्लेस्ड है, तो बताइए इधर अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में चले जाऊं तो प्लस q के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, यहां पर मान लेते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, ये कैपिटल Q को क्या करेगा, रिपेल कर रहा होगा। तो राइट हैंड साइड में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेगी, जो पॉजिटिव x में जा रही है, और नेगेटिव x में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इतना बातें आप दिमाग में पहले स्टोर करके चलिए। अब मैं इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। देखिए, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय kq बाय r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की बात हो रही है ना, kq बाय r स्क्वायर। मान लेता हूं एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसे ओरिजिन पे रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक। अब यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस मान लिया और ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। फाइन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब, चलो यहां kq का x स्क्वायर कर देता हूं, आपको भी सही लगेगा। एट x इक्वल्स टू 0, मतलब ये x इक्वल्स टू 0 ही है जहां पर ओरिजिन पे हमारा पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर x को 0 ही रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होगी। लेकिन अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब x बहुत ज्यादा है, आप पॉइंट चार्ज से बहुत ज्यादा दूर है, इस चीज को अंडरलाइन करते हुए दिमाग में चलें, क्योंकि आगे जाके हो सकता है आप ग्राफ्स में इसमें कंफ्यूज हो जाएं। याद रहे, पॉइंट चार्ज के लिए जब हम पॉइंट चार्ज से बहुत ज्यादा दूरी पे चले जाएंगे तब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, at x tending to 0 the electric field will become 0, as x tends to infinity electric field tends to 0। तो अब ये याद रखते हुए चलना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव होगी। फाइन, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अगर नेगेटिव x में चला जाऊंगा, यहां कोई पॉइंट ले लूं तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, ठीक। तो यहां पर जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इसी क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, x भी पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव। यहां पर क्या होगा, x भी नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ तो आप जानते ही है, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मुझे लग रहा है ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज उठा लेता, देखिए अगर हम नेगेटिव चार्ज उठाते, ट्राई कीजिए, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि अगर हम एक नेगेटिव चार्ज उठा लें तो क्या होगा। इफ वी अज्यूम अ नेगेटिव चार्ज, तो देखिए नेगेटिव चार्ज यहां पर है, अब हमारा जो सोर्स चार्ज है वो खुद में नेगेटिव है, द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। अगेन देखिए, जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हूं, मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो जब मेरा x पॉजिटिव होगा तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है वहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट में, और लेफ्ट में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी ली जाती है, नेगेटिव। नेगेटिव, सोचिए अगर ये पॉइंट यहां होता जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो यहां पर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, लेकिन यहां पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। सोच पाए आप, देख पा रहे होंगे, जब x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो यहां कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बनना चाहिए, x पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर x नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। तो यहाँ जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ ऐसे से बनेंगे ऐसा, और यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा। तो देखिए इसका अपोजिट ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ इधर चला जाएगा, ये वाला ग्राफ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए, जब ये ग्राफ याद होंगे तब जाके आप हायर कॉन्सेप्ट्स पे इसको अप्लाई कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए समझा देता हूं ग्राफ। अब ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। Now we have electric field versus x graph not for a single charge. अब हम एक सिंगल चार्ज की बात नहीं कर रहे होंगे, for now we are talking of electric field versus x graph for a system of two charges. अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए। अब मैं इसके लिए प्री रिक्विजिट बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इन दोनों चार्जेस के लिए ग्राफ अच्छे से याद होने चाहिए। ग्राफ याद हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, तो ग्राफ कैसा बनेगा ये बताना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है, देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जहां नेट फोर्स जीरो हो सकता है। मान लो एक मैंने क्यू रख दिया और ये कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है। ठीक है, ये वाला क्यू, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो ये वाला कैपिटल क्यू इसको रिपेल करेगा, ये वाला कैपिटल क्यू इसे उसी फोर्स से रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल पॉइंट को। तो बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जहां फील्ड जीरो होगी। तो यहां पर भी देखिए दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही होगी, जीरो। अब कुछ नहीं करना, तू बस ग्राफ बना। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद होना चाहिए, कुछ ऐसा था। ठीक, तो बस ऐसा ही बनाना है। एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, एक ग्राफ ऐसा बना दिया। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए भी ऐसे ही बनाओगे, ऐसा ग्राफ और ऐसा ग्राफ। ठीक, जब आपके पास इस टाइप की ग्राफ है और आप जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, तो क्लेवरली इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गिरा दो और यहीं से निकालते हुए नीचे ले जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। अच्छा, अगर दोनों ही चार्जेस नेगेटिव हो तब क्या होगा, कोशिश करो खुद से कॉपी में बनाने की। दोनों ही चार्जेस अगर नेगेटिव हो तब क्या होगा, देखो एक नेगेटिव एक नेगेटिव। मैं भी प्लॉट कर रहा हूं, आप भी प्लॉट कीजिए, कॉपी में खुद से प्लॉट कीजिए, यहां मत देखिए, कॉपी में प्लॉट कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं बना चुके होंगे। नेगेटिव चार्ज याद है, नेगेटिव चार्ज का कैसे हम ग्राफ बनाते थे, नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा और ऐसा। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ्स बनते थे। चलिए वैसा ही बनाना है यहाँ पर। अच्छा, दोनों नेगेटिव चार्जेस के बीचों बीच
दोनों इक्वली नेगेटिव है ना, ये याद है, मैंने यहाँ पर इक्वल पॉजिटिव चार्जेस लिए थे, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इसीलिए बीचों बीच न्यूट्रल पॉइंट मिला। यहाँ पर भी बीचों बीच एक न्यूट्रल पॉइंट मिलना चाहिए, सही बात है, ठीक है। ग्राफ बना लेता हूं, इसके लिए ग्राफ बना रहा हूं ऐसा और ऐसा, इसके लिए भी ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ ऐसा और दूसरा ग्राफ ऐसा, ठीक। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, जीरो करनी है, तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर ऐसे, और फिर ये नेगेटिव में चली जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा सा मिल जाएगा। तो ये ग्राफ मिल जाएगा आपको किसके लिए, सिस्टम ऑफ टू नेगेटिव पॉइंट चार्जेस व्हिच आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। चलिए नेक्स्ट एक और ग्राफ बनाते हैं अब। एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज जो है वो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर ही हैं, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक है। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव चार्ज है, इस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए, ऐसा और ऐसा। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ग्राफ एक्चुअली कुछ इस टाइप का बनेगा जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या इनके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है, नहीं। इस केस में आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल रहा है। सोचिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, बीच में कोई भी XYZ पॉइंट ले लो, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर मान लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव, negative will attract this positive, so nowhere in the line joining between positive and negative charges will the electric field be zero, so no neutral point is obtained between these 2 points. This is the point you should clarify in your mind, ठीक है। अच्छा, इसी का मैं अगर उल्टा कह देता, अब आप एक सवाल खुद से कीजिएगा, एक यहाँ पर नेगेटिव रखो और यहाँ पर पॉजिटिव रखो, इक्वल मैग्नीट्यूड के लिखो और इनका भी ग्राफ आप प्लॉट करके देखो। बहुत आसान ग्राफ है, खुद से प्लॉट कीजिएगा घर पे। नेक्स्ट बता दे रहा हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आपके पास दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इन दोनों का साइन भी अपोजिट है, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस 4q। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा टिपिकल सवाल है, टेढ़ा सवाल है। देखिए, अगर मैं बात करूं कैपिटल Q की, अभी भूल जाओ कि ये -4Q है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ग्राफ आप फाइनली, मैं कॉपीज में आपको बता दे रहा हूं, आप कॉपी पे डायरेक्ट प्लॉट मत कीजिए, जब तक मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको यूं ना कह दूं कि अब लिख लो, तब तक आप इसको मत करना, क्योंकि मैं इसमें फेरबदल करूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मेरे पास कैपिटल Q है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अराउंड इटसेल्फ। आप जानते हैं कैपिटल Q के लिए तो किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनता है, ये और ये, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है पॉजिटिव x की तरफ, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में है, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं नेगेटिव x में जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है, इस अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर रखे हुए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट -4q, क्या -4q का भी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, हाँ प्लॉट कर सकते हैं, ये तो नेगेटिव चार्ज ही है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड कैसे बनती है, ऐसे और इस तरीके से, ठीक है, ऐसे और ऐसे। लेकिन एक बात याद रहे, कौन सा वाला चार्ज ज्यादा डोमिनेंट है, ये वाला चार्ज जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर बीच में कहीं पर कम होगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपको मिनिमा मिल रहा होगा ना, यहाँ पर एक पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे आपको एक मिनिमा मिला, तो दैट मिनिमा विल लाई क्लोजर टू प्लस क्यू, तो इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। मिनिमा विल लाई समवेयर क्लोजर टू प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन है, ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रल पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। न्यूट्रल पॉइंट,
आप जानते हैं अगर दोनों चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो क्या इन दोनों के बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट आता है? नहीं आता है। क्या बड़े वाले चार्ज के साइड पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? मान लेता हूं कोई भी एक पॉइंट चार्ज उठा, कोई भी पॉइंट उठा लो यहां पर, ठीक, ये -4q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, -4q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला +q क्या कर रहा होगा? इसे रिपेल कर रहा होगा। देखो, एक तो इसका मैग्नीट्यूड कम, ऊपर से इसकी दूरी भी ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दूरी कम, तो इन एनी केस इस वाले चार्ज का जो इफेक्ट है वो डोमिनेंट होगा। तो यहां आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट मिलेगी, -4q वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिलेगी, आपको यहां कहीं भी चली जाइए। तो आप जब यहां कहीं भी चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैंने नेगेटिव में ही प्लॉट की है, ठीक है, ये याद रहे। when you are talking of the points in the vicinity nearhood of these two charges, तब आप इन चार्जेस को खुद से देखिए, ठीक। लेकिन जब आप इंफिनिटी की बात कर रहे हैं तो आप ओवरऑल इफेक्ट देखिए। अब ओवरऑल इफेक्ट क्या है? देखिए ओवरऑल इफेक्ट की क्या बात हो रही है, सुनो। ओवरऑल इफेक्ट का मतलब है कि अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाऊं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी चले जाऊंगा, तो क्या होगा? -4q का इफेक्ट ज्यादा ही होगा। देखा ना मैंने, -4q का इफेक्ट एनी हाउ +q के कंपैरिजन में ज्यादा ही रहेगा। इनफैक्ट जब मैं इंफिनिटी x इंफिनिटी पे चला जाऊंगा तब क्या होगा? इन दोनों का कंबाइंड जब आप +इंफिनिटी और -इंफिनिटी पे देखेंगे, याद रहे, लिख लीजिएगा, एट +इंफिनिटी और -इंफिनिटी, जब इन दो पॉइंट्स पे देखेंगे तब आप नेट चार्ज पे चले जाइए, नेट चार्ज पे चले जाइए। देखिए यहाँ +q है, यहाँ -4q है, नेट चार्ज कितना हो गया? -3q। तो चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएं या उस डायरेक्शन में जाएं, +इंफिनिटी पे जाएं या -इंफिनिटी पे जाएं, आप ओवरऑल इफेक्ट देखिए -3q के कारण। तो अगर मैं यहाँ इनफाइनाइट पे चला जाऊं और -3q के कारण देखूं, तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगी माइनस के कारण। सोचिए यहाँ इनफाइनाइट पे चला जाऊं तो वही -4q का इफेक्ट डोमिनेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी मुझे? नेगेटिव मिलेगी। आप ये बात समझ रहे होंगे कि आप +इंफिनिटी और -इंफिनिटी पे नेट चार्ज का इफेक्ट देखिए। चलिए आइए यहाँ पर भी देखते हैं, सोचना है ना। +q और -4q, अगर मैं यहाँ बहुत दूर डिस्टेंस पे भी चला जाऊं तो नेट चार्ज का इफेक्ट देखिए, ये +q ये -4q, नेट चार्ज कितना? -3q। तो -3q क्या होगा? इस सिस्टम को -3q माने, ये -3q जो है वो इस पॉइंट को क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ आ रही होगी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ आ रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड इन फैक्ट एट x इक्वल्स टू -इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही हो जाएगी। चाहे x इक्वल्स टू +इंफिनिटी या x इक्वल्स टू -इंफिनिटी पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बट मैं बात कर रहा हूँ कि +इंफिनिटी और -इंफिनिटी से पहले, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कहाँ मिल रहा होगा? पॉजिटिव में या नेगेटिव में, आपको ये देखना है, ठीक है ना। चलिए अब आता हूं मैं न्यूट्रल पॉइंट पे, दोबारा लौट के आता हूं। ध्यान मत दीजिए, अभी जितना जितना फ्रेगमेंट समझ में आ रहा है ना वो दिमाग में पकड़ते जाइए। एक बार और जब मैं इस पूरे को रिवाइज करवाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहां लाई करता है? इट लाइज टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। तो स्मॉलर चार्ज के पास यहां कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिलेगा? ये वाला +q इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, ये वाला -4q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। जब इसका रिपल्शन और इसका अट्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे तब यहाँ पर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, समझ लीजिए इस बात को, है ना। यहाँ पर क्या होगा? नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। और इससे पहले आपका +q का इफेक्ट डोमिनेंट होगा, -4q का जो इफेक्ट है वो स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि आप +q के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देख लूं इस न्यूट्रल पॉइंट से इस डायरेक्शन में, यहाँ देख लो, ये +q इसको रिपेल करेगा, ये -4q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? यहाँ पे +q का इफेक्ट ज्यादा, इसलिए नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रही होगी आपको, न्यूट्रल पॉइंट से इस तरफ। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक के
वेरिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव में प्लॉट की गई है। इस न्यूट्रल पॉइंट के इस साइड क्या होगा, अब Q का इफेक्ट कमजोर हो गया, -4Q का इफेक्ट डोमिनेट हो गया, तो +Q के कारण रिपल्शन, -4Q के कारण अट्रैक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी आपको, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इसलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी। न्यूट्रल पॉइंट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूट्रल पॉइंट के राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी। तो अब आपको पता है कि इधर मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मिलनी है, न्यूट्रल पॉइंट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिलनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन इधर। और देखो यहां मैंने पहले ही बना दी थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था आप नेट चार्ज देखिए, +Q और -3Q 4Q का नेट चार्ज कितना होगा, -3Q, और -3Q होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि -3Q क्या कर रहा होगा, यहाँ वाले पड़े हुए चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो समझ गए होंगे आप कि अब यहां से और इंफिनिटी पे चले जाऊं, -इंफिनिटी पे चले जाऊं, तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जानी है, 0। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है न्यूट्रल पॉइंट पे, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है -इंफिनिटी पे। यहां पे इंफिनिटी पे भी 0, न्यूट्रल पॉइंट पे भी 0, और न्यूट्रल पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वैल्यू। तो ग्राफ देखिए अब कैसा बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दिमाग में रिटेन करके मैं ग्राफ बना रहा हूं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और वेरिएशन मैं समझ चुका था, कुछ इस टाइप का वेरिएशन। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, और इंफिनिटी और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी। अब सोचिए, एक 0 दूसरा 0, बीच में पॉजिटिव टर्म, तो ऑब्वियस सी बात है दो जीरोस के बीच में एक हमें मैक्सिमा मिल रहा होगा। तो यहाँ 0 और बीच में एक मैक्सिमा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा मिलेगा। अगर मैं ग्राफ को और स्मूथ तरीके से बनाऊं और स्मूथ ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो इसे ही मैं रीड्रॉ करूंगा। देखिए ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। ये है न्यूट्रल पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, -इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन नेट चार्ज -इंफिनिटी से थोड़ा इधर अगर मैं देखूं तो -3Q के कारण, और -3Q क्या कर रहा होगा, किसी भी चार्ज को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पॉजिटिव माना है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई। दो जीरोस के बीच में एक मैक्सिमा मिलना ही था, तो इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बन गया। यहाँ पर आप जानते हैं ये वेरिएशन समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी आप वेरिएशन समझ गए हैं। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। ये ग्राफ बना है, अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इन दोनों की विसिनिटी में होते हैं तो आप इंडिविजुअल चार्जेस को कंसीडर करके आप इफेक्ट देखिए, और जब +इंफिनिटी और -इंफिनिटी पे, प्लस और -इंफिनिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो जाएगी, बट उनसे थोड़ा सा पहले आपको वेरिएशन देखने में हेल्प मिल जाएगी। कैसे देखेंगे, नेट चार्ट से देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब इस केस में भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है। खुद से एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से प्लॉट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इधर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आपके पास +4Q है, क्या आप +4Q के लिए बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा ग्राफ और ऐसा सा ग्राफ, ये आप जानते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आसान चीज, ठीक है। फिर मैंने बताया था मिनिमा विल शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, यहाँ पर याद होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी और ऐसी सी बनती थी, ठीक है ना। अब क्योंकि स्मॉलर चार्ज ये है तो यहाँ पर मिनिमा इस तरफ थोड़ा होना चाहिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। ऐसा सा आपके पास ग्राफ बन गया। यहाँ पर अब आप जानते हैं न्यूट्रल पॉइंट कहाँ ऑब्टेन होता है, न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होता है टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज -Q है, तो इस तरफ यहाँ पर कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होगा। क्यों यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होगा? जब ऑपोजिट पोलैरिटी के बीच होते हैं तो बीच में कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है, यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ये आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब मैं कंसीडर करता हूं कि माइनस और प्लस इंफिनिटी पे क्या होगा। -इंफिनिटी पे जाके देख रहा हूं, +4Q और -Q, नेट चार्ज कितना हो गया, +3Q। नेट चार्ज हो गया +3Q, ये हमारा नेट चार्ज है, ठीक है। नेट चार्ज के कारण अब अगर मैं -इंफिनिटी पे चला जाऊं तो +3Q क्या कर रहा होगा,
इससे रिपेल कर रहा होगा ना, प्लस 3q क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में, और नेगेटिव में ही बनाइए, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर प्लस 3q जो है, इस कॉम्बिनेशन को प्लस 3q मान लिया, अगर मैं पॉजिटिव इंफिनिटी पे चला जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, ये प्लस 3q उस पॉइंट को, कोई भी एक पॉइंट को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, और अगर रिपेल कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन क्या ली गई है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में होगी। मतलब अब यहाँ पर आपको नीचे नहीं जाना है, न्यूट्रल पॉइंट्स के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट के बाद, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, प्लस इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और दो जीरोस के बीच में वापस से एक मैक्सिमम वैल्यू निकलती हुई आएगी, दो जीरोस के बीच में मैक्सिमम वैल्यू, और वो पॉजिटिव में ही होगी, क्योंकि बता दिया न्यूट्रल पॉइंट के बाद नेट चार्ज देखोगे प्लस 3q के कारण। तो बस ये ग्राफ मेरे हिसाब से अब बन के तैयार हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा बच्चों, देखिए, ठीक है, ये ऐसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये ग्राफ बन गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक और, यहां पर प्लस q है और यहां पर भी प्लस q है, दो प्लस q है, ठीक है, प्लस q और प्लस q, बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, बीच में आपके पास एक पॉइंट है, यहां से दूरी a है, यहां से दूरी a है, और यहां पर एक लाइन है which is passing through the midpoint and perpendicular to this, line passing through the midpoint and perpendicular to this। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे आप क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, पॉइंट P है जो इस लाइन पे मूव करता है, ठीक है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस y का ग्राफ, क्या प्लॉट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस y का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, कि जैसे जैसे आप y एक्सिस में मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा आता है। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करता हूं, पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख लूं पॉइंट P पे, ठीक है, मान लेता हूं पॉइंट P ये रहा हमारा, बोर्ड छोटा है इसलिए यही लिख ले रहा हूं, पॉइंट P यहाँ पे है जो कि यहाँ से y दूरी पे, ठीक, ये प्लस q क्या करेगा, इसे यहाँ रिपेल करेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, kq/r², ये दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जिसका मतलब है ये हो जाएगा kq/y² प्लस a स्क्वायर। अच्छा, इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इतनी ही आएगी क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है, कितनी, kq/y² प्लस a स्क्वायर। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल भी थीटा मान लिया, तो वापस ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, E sin थीटा और इसका E sin थीटा, E sin थीटा E sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2E cos थीटा। तो मेरे हिसाब से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2E cos थीटा के बराबर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड E को लिख ले रहा हूँ kq/y² प्लस a स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, y/√y² प्लस a स्क्वायर, जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा ट्वाइस kqy/y² प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पॉइंट y पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पॉइंट P पे। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने का वही तरीका है, ध्यान से सुनना, एक प्लस q है, ठीक, और दूसरा भी प्लस q है, एक और चार्ज है प्लस q का, ठीक है ना, ये बात तो आप समझ रहे होंगे, एक प्लस q है और दूसरा भी प्लस q है, बीचों बीच क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट। अब अगर आपके पास न्यूट्रल पॉइंट भी पता चल चुका है, बीचों बीच तो न्यूट्रल पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे 0 होगी, लेकिन मुझे जो वेरिएशन प्लॉट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करना है, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, मैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जो है वो ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस में हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे y बड़े चेंज होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी।
ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू चेंज होगी तो मैं पहले ये निकाल ले रहा हूं कि हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y की कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए तो क्या करना चाहिए, de net by dy equals to 0 टू ऑब्टेन मैक्सिमम और मिनिमम। आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दीजिए। चलिए डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देते हैं। चलो बताओ भाई, ट्वाइस के क्यू, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है, इसको हटा देता हूं। तो मेन जो बेसिक मुझे डिफरेंशिएशन करना है वो इसी का करना है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। क्वोशंट रूल, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रख दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 3/2 y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 1/2। फिर y स्क्वायर, अब क्या होगा, अंदर इस पूरे मसाले का डिफरेंशिएशन भी करना है। y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2y और a स्क्वायर का तो 0 हो गया, इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, 0। डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर दो, ये फैक्टर तो उधर चला गया, हटा। y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू y इनटू, देखो 2 से 2 गया, ये बचा 3y स्क्वायर, दिस बिकम्स 3y स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 पावर है, ये 3/2 है, इस चीज को डिनोमिनेटर में ले जाओ, एक पावर बच जाएगी, 3/2 प्लस सॉरी माइनस 1/2 इज 1, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, 2y स्क्वायर की वैल्यू हो गई a स्क्वायर और y इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2। तो ये वैल्यू हो गई y की, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिल रही होगी। सो दिस इज द वैल्यू, प्लस a/√2 और माइनस a/√2, मतलब प्लस a/√2 पे भी चली जाइए, माइनस a/√2 पे चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब मुझे कैसे पता चला मैक्सिमम या मिनिमम होगी, आप फिर से वही काम कीजिएगा, डबल डेरिवेटिव लीजिए और y की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 देखिए, चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a/√2 पे होगी। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें याद है, ट्वाइस k q y अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, y की वैल्यू a/√2 रखो और मैक्सिमम वैल्यू इवैल्यूएट कर लेना, ठीक। ग्राफ प्लॉट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस y का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस y का ग्राफ। देख y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, ठीक। y इक्वल्स टू प्लस a/√2 पे, y इक्वल्स टू प्लस का a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी और उसके बाद फिर घटते घटते y इक्वल्स टू इंफिनिटी पे 0 हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, ठीक है, ये ग्राफ जो है कुछ टिपिकली ऐसा बनता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो a/√2 और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। खुद से एक्सरसाइज एक बार करके देखना है इसको, ठीक है। नेगेटिव y में जाएंगे, माइनस a/√2 पे भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। दिस इज द ग्राफ, इस ग्राफ को आप प्लॉट कर लीजिए, ये है हमारा इसका ग्राफ। एक छोटा मोटा सा सवाल आज के लिए और मैं करा देता हूं आपको। मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस का 16 माइक्रोकूलम, एक है माइनस का 8 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ये ज्यादा मैंने ऐसा बना दिया है, मान लो ये माइनस का 8 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। मैंने आपसे पूछ लिया डिटरमाइन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कौन से पॉइंट पे होगी। खुद से कीजिए, बहुत आसान सवाल है, स्क्रीन को पॉज करके खुद से कीजिए। देखिए जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब हम न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं और न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। तो स्मॉलर चार्ज हो गया माइनस का 8 माइक्रोकूलम, यहां कहीं पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रही होगी। अच्छा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रही होगी, यहां से दूरी मान लो x, यहां से दूरी मान लो x। ये प्लस 16 क्या करेगा, यहां पर रिपल्शन करेगा, माइनस 8 अट्रैक्शन करेगा, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, कर दो, क्या दिक्कत है। k into 16 upon 20 plus x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k into 8 upon, अच्छा स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए माइनस साइन भी लगा रहा हूं, डायरेक्शन ऑलरेडी देख चुका हूं, तो बस यहां पर k into 8 upon x स्क्वायर कर दो, खत्म हो गया काम।
k से k कैंसिल हो गया, 1 जा 2 जा, ठीक। तो ये बन गया, ये थोड़ा अजीब सा सवाल बनेगा, बहुत अजीब सा बन गया ये, ठीक है। सॉल्व करते रहना। √2/20 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/x। सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x, इट्स इजी, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, x के लिए सॉल्व कर लीजिए।